कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 19 बच्चों, सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट। देखिए बच्चों, ये वर्कशीट है संबंधित संसाधनों से है। संसाधन इसमें जैसे जल संरक्षण, वनस्पति संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, तो इनके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, यमुना नदी में प्रदूषण। देखिए, ये पानी का प्रदूषण है और इसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है। फिर पानी छिड़कने वाला तंत्र, स्प्रिंकलर सिस्टम यानी फवारा सिस्टम का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पानी की कमी होती है, यानी पानी को बचाया गया। पानी को बचाया गया, इसको पानी का संरक्षण कहा जाएगा। शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोतों को सुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। ये बच्चों जल संरक्षण के बारे में स्टडी करेंगे नीचे। अब वन्य और वन्य वनस्पति आवरण। वन्य और वन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद कर देते हैं। किसको मंद कर देते हैं? धरातलीय प्रवाह को। भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संरक्षण करके पृष्ठीय प्रवाह को बचाया जा सकता है। किसको बचाया जाता है? पृष्ठीय प्रवाह को बचाया जा सकता है। पानी के रिसने से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए खेत की सिंचाई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नहरों को ठीक से पक्का किया जाना चाहिए। कच्ची नहरें क्या करती हैं बच्चों? पानी रिसता रहता है और जिसकी वजह से पानी का नुकसान होता है। इसलिए नहरों को पक्का किया जाना चाहिए ताकि पानी का रिसाव कम हो, पानी बर्बाद कम हो। रिसाव और वाष्पीकरण के माध्यम से पानी के नुकसान को रोकने के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम से सिंचाई करनी चाहिए, फवारा सिस्टम से सिंचाई करनी चाहिए ताकि पौधों को जितना पानी चाहिए उतना स्प्रिंकलर सिस्टम से मिल जाता है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप विधि का प्रयोग करना चाहिए अथवा टपकन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। ड्रिप विधि ऐसी विधि है बच्चों जिसमें बूंद बूंद करके पानी गिरता है, पौधों की जड़ों के नज़दीक पानी डाला जाता है। ऐसे पाइप बिछा दी जाती हैं और उन पाइपों में क्या लगा दिया जाता है? सिस्टम ऐसे कर दिया जाता है, यहाँ पर नोज़ल लगा दी, यहाँ पे नोज़ल, मान लीजिए यहाँ पौधा है, पौधे के बिल्कुल नज़दीक, जड़ के नज़दीक तक पाइप ले जाई जाती है। मान लीजिए यहाँ पर पौधा है तो पौधे की जड़ के नज़दीक जा कर के पानी ड्रिप अथवा ड्रिप का मतलब होता है बूंद बूंद करके गिरता है। तो बूंद बूंद गिरता है, इसके माध्यम से पानी की बचत होती है। संरक्षण की इन विधियों को अपनाकर मूल्यवान जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। संरक्षण का मतलब होता है बचाना बच्चों, सुरक्षित अथवा बचाया जा सकता है। तो बच्चों, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव केवल स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच के संकीर्ण क्षेत्र में मौजूद हैं। कहाँ मौजूद है? स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच के संकीर्ण क्षेत्र में मौजूद है, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। जीव मंडल में जीवित प्राणियों को जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। इस जीवन सहायक प्रणाली को पारितंत्र के रूप में जाना जाता है। वन्य जीवों में पशु, पक्षी, कीड़े और जलीय जीवन भी शामिल है। पक्षी कीड़े खाते हैं और अपघटक के रूप में भी कार्य करते हैं। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक माना जाता है। जो गिद्ध होते हैं बच्चों, चील और गिद्ध, ये वातावरण को साफ करते हैं। कैसे? मरे हुए जीव जंतुओं को खा करके। तो जो जीव जंतु हैं उनको खा जाते हैं, जिसकी वजह से बदबू नहीं फैलती, गंदगी नहीं फैलती। इसलिए प्राणी चाहे छोटे हों या बड़े, पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखते हैं। पारितंत्र बच्चों जैसे सभी जीव जंतुओं से मिलकर बनता है, उसे पारितंत्र कहते हैं, जिसमें सारे जीव सम्मिलित होते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और नमी पर निर्भर करती है। दो मेन कारक हैं वनस्पति अथवा पौधों की वृद्धि के लिए,
तापमान और नमी, कितना उसको तापमान चाहिए और कितने उसे पानी की ज़रूरत है या नमी की ज़रूरत है। दुनिया के प्रमुख वनस्पति प्रकारों को जंगलों, घास के मैदानों, झाड़ियों और गुल्म के रूप में वर्गीकृत किया गया है। किसमें वर्गीकृत किया है? वनस्पति को जंगलों में, घास के मैदानों, झाड़ियों और गुल्म के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो बच्चों ये होते हैं पेड़ पौधे अथवा वनस्पति। भारी वर्षा वाले क्षेत्र के विशाल वृक्ष फलते फूलते हैं। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष फलते फूलते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल वाले आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। वृक्ष होते हैं वो आसानी से बड़े हो जाते, लंबे हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ उनको पानी पूर्ण रूप से मिल जाता है। जैसे जैसे नमी की संख्या घटती जाती है, पेड़ों का आकार और घनत्व कम होता जाता है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष पाए जाते हैं और झाड़ियाँ उगती हैं, और कम क्षेत्र वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ और गुल्म उगते हैं। बच्चों, कांटेदार पौधों को गुल्म कहा जाता है, जिनमें न तो पत्तियाँ होती हैं और तना नाम मात्र होता है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों का संरक्षण। जलवायु परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप से पौधों और जानवरों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। किससे नष्ट हो सकते हैं? मानव हस्तक्षेप से। कैसे? मानव वनों की कटाई कर सकता है। वनों की कटाई, मिट्टी का कटाव, निर्माण संबंधी गतिविधियां। मिट्टी का कटाव यानी भूमि का खनन करना, वहाँ से मिट्टी को उठाकर दूसरी जगह पहुँचाना। निर्माण संबंधी गतिविधियां यानी अपने निर्माण कार्यों के लिए वनों को काटना, पौधों को काटना। निर्माण संबंधी जैसे फैक्ट्रियां और उद्योग स्थापित करने के लिए या घर बनाने के लिए। जंगलों की आग से, जंगल में आग लग जाना, उसकी वजह से भी, सुनामी की वजह से, भूस्खलन की वजह से। भूस्खलन होता है मिट्टी का कटाव, तो भूस्खलन की वजह से भी पेड़ गिर जाते हैं। जैसे मिट्टी कटेगी तो पेड़ भी गिरेगा। कुछ ऐसी मानवीय और प्राकृतिक घटनाएं हैं जिनकी वजह से संसाधन विलुप्त होने की जो प्रक्रिया है वो तेज होती जा रही है। एक अन्य प्रमुख चिंता का विषय है कि विशेष प्रजातियों की संख्या में भी गिरावट आई है। जैसे जैसे वन नष्ट होते हैं वैसे वैसे वहाँ रहने वाले जीव जंतुओं अथवा विशेष प्रजातियाँ जो हैं वो भी नष्ट होती जा रही है, क्योंकि उनको रहने के लिए आवास नहीं मिलता अथवा उनका आवास नष्ट हो जाता है और उनको खाने पीने के लिए भी संसाधन नहीं मिलते। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल नीचे हमारी प्राकृतिक वनस्पतियों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। सरकार की तरफ से कुछ जैव आरक्षित क्षेत्र बनाए गए, जिन्हें जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल कहा गया है, जिसमें कुछ पेड़ पौधे, वनस्पतियों का मतलब है पेड़ पौधे, और कुछ वन्य जीव अथवा जंगली जीव जंतु उसमें रहते हैं। उनके आवासों को सुरक्षित रखा गया है और उनको भी सुरक्षा प्रदान की गई है। महत्वपूर्ण संसाधनों को कम होने से बचाने के लिए घाटियों, आर्द्र भूमियों और झीलों का संरक्षण आवश्यक है। सामाजिक वानिकी और वनों महोत्सव और जैसे जागरूक कार्यक्रम भी क्षेत्रीय और सामुदायिक स्तर पर स्थापित किए जाते हैं। कुछ कार्यक्रम स्थापित किए गए बच्चों इनको बचाने के लिए, जैसे सामाजिक वानिकी, सामाजिक तौर पर जागरूक करना, लोगों को संदेश देना, और वन महोत्सव बनाना यानी वन को एक उत्सव के रूप में बनाना। जैसे जुलाई में ये मनाया जाता है, इस दौरान पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं और लोगों को फ्री में पौधे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। स्कूली बच्चों को प्रोवाइड करवाए जाते हैं ताकि वो पेड़ पौधों को लगाएं। स्कूली बच्चों को प्रकृति शिविरों में जाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वे विभिन्न प्रजातियों के आवासों की सराहना करें
कई देशों के ने व्यापार के साथ साथ पक्षियों और जानवरों की हत्या के खिलाफ कानून पारित किए हैं। कई देशों में पक्षियों और जानवरों की हत्या के खिलाफ कानून बनाए गए, ये हमारे देश में भी बनाए गए बच्चों। भारत में शेरों, बाघों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना गैर कानूनी है। अगर पकड़ा जाता है कोई ऐसे मारते हुए, हत्या करते हुए, तो उसको सज़ा का प्रावधान है। इस बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने CITES की स्थापना की गई है, जो जानवरों और पक्षियों की कई प्रजातियों को सूचीबद्ध करता है जिनका व्यापार निषिद्ध है, जिनका व्यापार किया जाता है, जिनके अंगों को या उनकी खाल को बेचा जाता है मार करके, ऐसे जानवरों की गणना की जाती है और उनको सूचीबद्ध किया जाता है। अब देखिए बच्चों प्रश्नावली। प्रश्न नंबर 1, पौधों और जानवरों के संरक्षण के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए, किन्हीं दो को लिखिए। पौधों और जानवरों के संरक्षण के लिए क्या क्या किया गया है। पहला पॉइंट हम लिखेंगे, ये राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य इसके लिए बनाए गए हैं, ये वाला पॉइंट आप लिखेंगे, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, सामाजिक वानिकी वन महोत्सव जागरूक कार्यक्रम स्थापित किए गए हैं, दूसरा पॉइंट ये लिख देंगे। तीसरा पॉइंट भी लिख सकते हैं, स्कूली बच्चों वाला जो पॉइंट है ये प्रोत्साहित किया जाता है, सराहना करें, तो ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये लिखेंगे, ये वाला मेन पॉइंट है, भारत में इसे गैर कानूनी है मारना, कानून पारित किए गए हैं पक्षियों को मारने के लिए, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं इसमें। कई देशों में, ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट मेन है इसमें, ये देखिए ये लिख सकते हैं। और सबसे लास्ट में भी ये पॉइंट बनाया गया है, तो यहाँ से लेकर के आपके 4-5 पॉइंट बन जाते हैं, ये सारे के सारे आप काउंट करेंगे तो हर एक लाइन के हिसाब से एक पॉइंट बना हुआ है। भूमि संसाधनों के संरक्षण के 3 तरीके बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, भूमि के संसाधनों को कैसे संरक्षित किया जा सकता है। तो बच्चों भूमि के संसाधनों में पेड़ पौधे भी आते हैं और वन्य जीव भी आते हैं, क्योंकि ये भी संसाधन है। तो ये जैसे एक पॉइंट आप यहीं से लिख देंगे, ये वाला पॉइंट है वन्य जीव अभयारण्य वाला, क्योंकि इसमें संसाधन आते हैं। और एक पॉइंट ये लिखेंगे आगे, फिर ऊपर से लिख लेंगे हम, फिर लिखेंगे जल को संरक्षित करने के लिए क्या किया गया। एक पॉइंट नीचे से हमने लिख लिया, और जल को संरक्षित करने वाली विधियाँ, जल को संरक्षित करने के लिए जैसे सिंचाई को प्रभावी बनाना चाहिए, 2-3 पॉइंट दिए गए हैं, 3 पॉइंट ये दिए गए हैं। तो ये जल मूल्यवान है, जल के बारे में इसमें बताया गया कैसे संरक्षित किया जा सकता है। तो ये पॉइंट इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसमें 2-3 संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए अथवा संरक्षण करने के लिए बच्चों जानकारी दी गई है। पहला है जल संसाधनों को सुरक्षित कैसे किया जा सकता है, फिर प्राकृतिक वनस्पति और फिर जीव जंतुओं को, और तीनों से संबंधित एक पॉइंट आप 2 पॉइंट आप इस दूसरे क्वेश्चन में लिख देंगे। तो दूसरे क्वेश्चन में मैंने जैसे बताया, ये जो लाइन थी, ये वाली लाइन, इसमें दोनों आ जाते हैं, इसमें प्राकृतिक वनस्पति भी आ जाती है और वन्य जीव भी आ जाते हैं इस पॉइंट के अंदर। और ऊपर वाले पॉइंट में जल संरक्षण, 3 पॉइंट जो बताए आपको, इसमें जल संरक्षण से संबंधित आपको बताया तीनों पॉइंटों में। इनमें से छांट करके आप 1 या 2 लिख सकते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी SST की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।